हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अनबोर्डिंग एकेडमी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो चुकी है। ठीक है, एक पाली हो चुकी है, एक पाली का एग्जाम होना बाकी है। ठीक है, कल का जो पेपर हुआ था मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ गया हूँ। ठीक है, जैसा कि हम लोग का वादा था, थोड़ा सा हम लोग मतलब पेपर के एनालिसिस के बाद, ये समझिए सेशन पूरा एनालिसिस पे रहेगा विद अ डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल को भी हम लोग देखेंगे कि कितना डिफ़िकल्ट था पेपर। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से ईमानदारी से आपको एनालिसिस करके आपके सामने जो आप लोग स्कोर्स वगैरह जोड़ रहे होगे तो वो आप जो है ये सॉल्यूशन देखने के बाद आपको मदद हो जाएगी कि कितना आपका स्कोर बन रहा है, आप जोड़ सकते हो। पेपर ओवरऑल यार मेरे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, आई विल नॉट से कि डिफ़िकल्ट था। पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं इन जनरल। जैसे क्या है कि पेपर को जो है जिस लेवल की आपकी तैयारी है उस लेवल पे ही समझा जाएगा कि आपका आसान था कि मुश्किल था। ठीक है, आओ देखते हैं, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो ये सेट मैं कर रहा हूं, ये सेट मैं आपको दिखा दूं। ये सेट जो है कल की पाली का पहला सेट था। ये FK3 इसका जो है कोड है FK3। तो आई गेस 3 1 2 3 4 होता है, तो 3 नंबर का सेट ये है। सारे क्वेश्चन सेम है, आगे पीछे रहता है ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि यहाँ से शुरुआत किया जाएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? प्रश्न संख्या 1 से 5। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आपको भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, जिन्होंने पेपर दिया है उन्होंने देखा ही होगा पेपर को, ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर ना देखा हो। आइए देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन एक चार्ट के ऊपर बेस्ड था। एक चार्ट आपके सामने दे दिया है, ठीक है, और उसमें जो है कुछ ग्राफ दिया हुआ है और उसके बेस के ऊपर क्वेश्चन दे रहा है। इसी चार्ट, इसी ग्राफ के बेस के ऊपर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला जो आपका यूपी पुलिस की जो अभी परीक्षा हुई है कल की तारीख में, उसमें पहला क्वेश्चन जो ये सेक्शन हम लोग देख रहे हैं, इसमें चार्ट बेस के ऊपर 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग था, आसान सा था, बहुत ज्यादा मुश्किल आई विल नॉट से कि मुश्किल था। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ द मोबाइल फोन बाय कंपनी इन लाख्स ओवर द ईयर। कितने लाख मोबाइल फोन बनाए गए हैं साल दर साल किसी कंपनी के माध्यम से, बताया गया है इस चार्ट के हिसाब से। ठीक है, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008, इस तरीके से सिस्टम इनका 8 साल का ग्राफ इन्होंने दे रखा है आपके सामने में। ठीक है, इसी के बेस के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन क्या था? दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? औसत उत्पादन से अधिक था। औसत पहले तो सबसे पहले क्या क्या पूछ रहा है कि जैसे 1 से लेके 8 यानी 8 साल में औसत पहले निकालना है कि औसत हर साल कितना बना, और उसके बाद औसत निकालने के बाद ये देखना है कि उस औसत से ज्यादा कितने में था। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल चीजों संख्याओं को जोड़ लेंगे और उसको जितनी जितनी अलग अलग साल की रीडिंग्स है उससे डिवाइड कर देंगे। अगर 10 साल का औसत पूछ रहा है तो 10 साल का अलग अलग प्रोडक्शन को रखेंगे, जोड़ेंगे कितना प्रोडक्शन हुआ टोटल 10 साल में, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। 15 साल का औसत पूछ रहा है तो 15 से भाग दे देंगे। ठीक है, 8 साल का औसत पूछा जैसा कि इस केस में, तो 8 से भाग दे देंगे, लेकिन उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि टोटल प्रोडक्शन हुआ कितना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं टोटल प्रोडक्शन हुआ कितना है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन थोड़ा इसमें गंदा लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ से लिख लेता हूँ। 2000 पहले साल में हुआ है 30, फिर हुआ है 45, फिर हुआ है 65, फिर हुआ है 50, फिर हुआ है 70, फिर हुआ है 55, फिर हुआ है 80 और फिर हुआ है 85। ठीक है, 8 साल की संख्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको टोटल को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, टोटल को हम जोड़ लेंगे आपके सामने। ठीक है, 5 5 10 5 15 5 20, हासिल आए 2, 3 2 5 5 4 9 9 1 10 10 5 15 15 5 20 20 और 7 27 27 और 3 30 2 32 32 और 8 32 और 8 40 40 और 8 48। इतना प्रोडक्शन हुआ है, इसको 8 से भाग दे देंगे।
480 को 8 छंको 48, टोटल 60 लाख। ये है क्या एवरेज, 60 लाख एवरेज है। तो ये पूछ रहा है कि 60 से ज्यादा कितनी बार प्रोडक्शन हुआ है, 60 से ज्यादा कितनी बार प्रोडक्शन हुआ है। तो 60 से ज्यादा आप देखिए 2003 में हुआ 65, 2005 में हुआ 70, 2007 में हुआ 80 और 2008 में हुआ 85। 4 बार जो है ऐसी स्थितियां हुई हैं कि जब जो है औसत जो कि 60 लाख है उस उससे ज्यादा इनका प्रोडक्शन हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। 5 मिनट मतलब क्या 1.5 मिनट का भी सवाल नहीं, ये तो समझो पढ़ के मैं आपको समझाने की कोशिश में जो समय लग गया वो लग गया, ठीक है, इतना समय का है नहीं। तो यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग आसान की कैटेगरी में अभी तक रखेंगे, अभी तक हम लोग आसान की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इन विच ईयर was percentage increase in production as compared to previous year was maximum। कौन सा ऐसा साल था जिसमें सबसे परसेंटेज वाइज वृद्धि सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा वृद्धि थी। आइए देख लेते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। आप देखो 2001 से 2002 में भी बढ़ा है, 2002 से 2003 में भी बढ़ा है, 2003 से 4 में घट गया तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर कहाँ बढ़ा देखेंगे, फिर 4 और 5 में भी बढ़ा है, फिर 5 और 6 से घट गया, 6 और 7 में बढ़ा है और 7 और 8 में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 80 से 85 हुआ है, ठीक है। तो समझो सबसे ज्यादा वृद्धि में 2007 और 2008 तो आएगा नहीं, ये तो बहुत कम है, 80 से 85 हुआ, बहुत कम हुआ है। ये वाला देख लेते हैं, जब 30 से 45 हुआ है, प्रोडक्शन जो है 2001 से 2002 में 30 से 45 हो गया है, 30 से 45 हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई 15 की। 15 का प्रतिशत निकाल लेते हैं, गुणा 100 दूना 30, 50%। तो यहां पे जो है ग्रोथ है 50% की। दूसरा केस देखते हैं 2002-2003 में, जब वृद्धि कितनी हुई है 45 से 65 की वृद्धि हुई है। 45 से, देखिए ऑप्शन भी अलग अलग दिए हुए हैं, 2005 दिया हुआ, 2007 दिया हुआ, 2002 दिया हुआ, 2003 दिया हुआ है, तो 2002 वाला हम लोग निकाल रहे हैं। 2002 वाला निकाला जा चुका है। 2003 वाला देख लेते हैं, 2003 में कितने की वृद्धि हो गई है। 2003 में वृद्धि हुआ है 45 से 65 हो गया, तो यानी कि कितना हुआ 20 की ग्रोथ हुई, 20/45 गुणा 100, ठीक है। 5 से जाएगा, 5 चौको 20, 5 9 45, यानी 200 नहीं 400/9, 400/9 बनेगा 37%। यहां पे बन जाएगा ये वाला जो ग्रोथ है। एक ग्रोथ और है, एक ग्रोथ ये है 2004 से 2005 के बीच में, 2004 से 2005 के बीच में कितनी क्या ग्रोथ हुई है 50 से 70 चला गया है। इसमें भी 20 की ग्रोथ हुई है, 20 लाख की ग्रोथ हुई है, तो 20/50 गुणा 100, ठीक है 40%। यहां पे हो गया 40%। 2004 से 2005 के बीच में कितनी ग्रोथ हुई 40% की ग्रोथ हुई। तो देखो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां हुई है, सन 2002 में हुई है। कितने की ग्रोथ हुई है 50% की ग्रोथ हुई। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बी, सन 2002, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये देख लेना है किस ईयर से किस ईयर में ग्रोथ कितनी हुई है और उतनी ग्रोथ से उससे पहले वाले ईयर का परसेंटेज निकाल लेना है, और जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज आ जाएगा उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी। तीसरा सवाल देख लेते हैं। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। गिरावट पूछ रहे हैं भाई साहब, चलो कोई बात नहीं, गिरावट पूछे तो गिरावट निकाल देंगे। गिरावट निकालनी है 2003 से 2004 के बीच में। 2003 में कितना था 65 लाख था, और घट के कितना हो गया 65 से 50 हो गया, तो यानी कि कितने की गिरावट आई 15 लाख की। 15/65 गुणा 100, ठीक है 5 तिहाई 15, 13 पचे 65, 300/13। इसको भाग देंगे, इसको डिवाइड जब करेंगे तो अनुमानित जो आएगा वो 23 आएगा।
अनुमानित जो आएगा वो 23 आएगा। ठीक है, करके देख लो, 13 दूना 26, तो बचे 4, 40, 13 तिहाई 39, 23 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो अनुमानित कितना आएगा? 23% आएगा। तो आंसर कितना हो गया हमारा? डी, 23%। ठीक है, बेसिक है यार, मतलब बहुत ही, जैसे समझो बहुत सस्ते में छोड़ दिया था पहले ही सवाल में। और मैं यकीन मानो अगर ऐसा सवाल आपको सबसे पहले ही उसमें मिल जाए तो आपका मोरल मोटिवेशन बहुत ही हाई हो जाता है, क्योंकि आप जब इतना आसान सवाल देखते हैं अपने सामने कि यार ये तो बहुत आसान पूछ लिया, तो यानी कि क्या है कि अब जैसे शुरुआत आप गए हो, आप परेशान हो एग्जाम देने के लिए, ठीक है, कि यार एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है, अब क्या करें। अच्छा, और आते साथ ही 5 बाउंसर आपको पड़ जाए, यानी 5 डिफिकल्ट सवाल आ जाए, तो अब तो इंसान का समझो सब हाथ पैर सब सूझ गया, सब खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन जब इस तरीके के आसान सवाल आपके सामने आने लगे तो आपका मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। मेरा ये मानना है कि जो ये सेट है ये वन ऑफ द इजीएस्ट सेट के उसमें अभी तक जो है, अभी इतना जल्दी नहीं बोला जा सकता, लेकिन अभी के 3 सवाल तो हम लोग को इजी मिले, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। 2005 और 2006 का औसत उत्पाद निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़ के औसत उत्पाद के बिल्कुल बराबर था? ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि 2005 और 6 का औसत उत्पाद किन और 2 सालों के औसत उत्पाद के बराबर था? तो 2005 और 6 का उत्पाद हम लोग औसत उत्पाद निकाल लेते हैं। 2 साल का औसत उत्पाद किसका किसका निकालना? 2005 का और 2006 का। तो 2005 में उत्पाद है 70 और 2006 में उत्पाद है 55। तो 5 और 6 का उत्पाद कितना हो जाएगा? 70 प्लस 55/2 कितना आ गया? 125 बटा 2। ठीक है, डिवाइड मत करो, रखे रहने दो। अभी ये पूछ रहा है कि इन कौन से वर्षों के उत्पाद के बराबर है। ठीक है, तो अलग अलग निकाल के हम लोग देख लेंगे। कैसे निकालेंगे? 2004 और 6 का उत्पाद देख लेंगे। 2004 और 6 का उत्पाद कितना है? 2004 का है 50 और 6 का है 55। 4 और 6 का 50 प्लस 55/2 कितना आ गया? 105/2। जबकि चाहिए हमको कितना? 125/2। तो 4 और 6 गलत है। ठीक है, 6 और 7 का देख लेते हैं। 6 और 7 का देख लेते हैं, कितना हो गया? 6 का कितना है? 55 है, और 2007 का कितना है? 80 है। ठीक है, बटा 2 कितना आया? 0 का नहीं, 5 का 5, 8 5 13, 135/2। चाहिए कितना? 125/2, यानी 6 और 7 भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 2002 और 2007 देख लेते हैं। ठीक है, 2002 और 2007 में कितना है? 2002 में 45 है और 2007 में 80 है। 2002 2007 का कितना हुआ? 45 प्लस 80/2 कितना आ गया? 125/2। 125/2 ही हमको चाहिए था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 7 सही हो जाएगा। बहुत सस्ता सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। ठीक है, 4 सवाल देखो हम लोग खटाखट यूं निकाल ले गए। आखिरी सवाल देख लेते हैं इसके बेस के ऊपर। 5वां सवाल जो है इस पैराग्राफ के बेस के ऊपर 5 सवाल दिए गए थे, तो 5वां सवाल हम लोग परसेंटेज के बेस का सवाल था, ग्राफ का बेस का सवाल था। बहुत ही मतलब आपने अगर एवरेज के बेसिक सवाल लगाए होंगे तो आपका बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हल हो जाता। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात मुझे तो ऐसा अभी तक नहीं महसूस हुआ। What was the approximate percentage increase in the production of the mobile in 2008 compared to 2001? 2001 से 2008 में कितना इंक्रीज हो गया है? तो 2001 में था 30 और 2008 में है 85। ठीक है, 85 माइनस 30 कितना हो गया? 5 में से 0 हो गया, 5 बचे, 8 में से 3 गए, 5 बचे, 55। प्रतिशत निकालना है, बेस का परसेंटेज निकाल लेंगे, गुणा 100 कर देंगे। 550/3 डिवाइड कर दो, 6 त्रिकट कितना जाएगा? 3 का 3, 2 बचे, 2 और 5, तो 3 8 24, 1 0 1 0, 3 त्रिका 9, पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 183।
कुछ नहीं करना था, बेसिक डिवाइड था। 2005 से 2008 के बीच में 30 को रख के भाग दे दिया है, ठीक है, बहुत बेसिक सा था। ये आपके 5 सवाल मैंने लगा दिया। छठवां सवाल देखते हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल था। क्या है? मिरर इमेज चुननी है, मिरर इमेज चुननी है इस एक्स की मिरर इमेज चुननी है, ठीक है। अब आप देखो, जैसे ये आकृति बनी हुई है, ठीक है, इसमें यहाँ पे एक यूं तीर है, बीच में कुछ है, और एक यहाँ पे यूं गोला है, इसी को पकड़ के चलते हैं। बीच में कुछ एक आकृति बनी हुई है। जब यहाँ पे शीशा रख दिया जाएगा तो जो इमेज बनेगी उसमें तीर कैसे होगी? उसमें तीर यूं होगी, उसमें तीर यूं होगा। इसी को पकड़ के आप आंसर निकाल दो। ये देखो, सिर्फ ये वाला ऐसा दिख रहा है, ये वाला ऐसा दिख रहा है जिसमें तीर हमारी इस तरीके से दिख रही है। बाकी किसी में तीर जो है नीचे है, इसमें इस तरफ है, इसमें इस तरफ है, तो ये और ये नहीं होगा। और ये वाला ऑप्शन कौन सा है? 4 दिया हुआ है किसमें? सी में, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। बहुत बेसिक सा। इस पे तो समझो आप, मैंने रीजनिंग में बहुत डिफिकल्ट जब मैं चैप्टर क्लासेस ले रहा था तो मेरे ख्याल से 30-35 सवाल इस तरीके के ऊपर करवाया था। बहुत बेसिक सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। अगला सवाल देखते हैं, वेन डायग्राम के ऊपर है। क्या है? वह वेन आरेख चुने जो नियम के बीच संबंध को अच्छी तरह समझाता है। और क्या संबंध बताना है? पति यानी हस्बैंड, फैमिली यानी परिवार, और पत्नी यानी वाइफ। इसको जो है एक वेन डायग्राम के माध्यम से दिखाना है। तो वेन डायग्राम के माध्यम से दिखाना बहुत आसान बात है। एक बड़ा सा परिवार है, उसमें पति भी होता है, पत्नी भी होती है, बच्चे बोला होता तो बच्चे भी दे देते, माता पिता बोला होता उनके तो उनको भी बता दिया जाता, और कुछ बताया होता तो उसको भी बता दिया होता परिवार के लोग को। लेकिन क्या है कि आंसर जो है, सिर्फ उसने क्या पूछा है? परिवार, उसके अंदर एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, और ये हो जाएगी फैमिली। बड़ा गोला हो जाएगा फैमिली का, जैसे कि ये वाला बड़ा गोला हो गया फैमिली का, उसके अंदर एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। तो सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन बी हो जाएगा। 1 सेकंड का सवाल है, ठीक है, बहुत ज्यादा सवाल का समय नहीं लगेगा इसमें, तो बहुत ही आसान था, बेसिक सा सवाल था, वेरी इजी वन। हम लोग, मेरे ख्याल से, आई एम श्योर कि आपने अगर तैयारी कर रहे होंगे वेन डायग्राम और सिलोजिज्म की, जो हम लोग ने सवाल लगवाए थे, इससे बहुत बहुत मुश्किल सवाल हम लोग ने लगवाए थे। अगला देखते हैं, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है। एक त्रिभुज है, ये ऐसे बना लिया जाए साफ साफ। त्रिभुज जो है ये क्या है? हेल्दी लोग को दर्शाता है त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज के अंदर जो भी लोग हैं वो स्वस्थ है। रेक्टेंगल बूढ़े लोग को दर्शाता है, रेक्टेंगल और बना लेते हैं, ऐसे रेक्टेंगल बना हुआ है, यानी रेक्टेंगल के अंदर कोई भी है तो वो बूढ़ा है, रेक्टेंगल के अंदर कोई भी है तो वो बूढ़ा है, ठीक है। और वृत्त यानी सर्कल जो है, आयत जो है वो होता है, एंड सर्कल रिप्रेजेंट पुरुषों को दर्शाता है। गोला जो है वो पुरुषों को दर्शाता है, गोला जो है वो पुरुषों को दर्शाता है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मैन हु आर हेल्दी बट नॉट ओल्ड, यानी कि हेल्दी और पुरुष हैं, ओल्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि हर उस चीज को छोड़ देंगे जो आयत के अंदर में है। और गोले और सर्किल ये मैन हो गए, ये जो है ओल्ड हो गए। ओल्ड को छोड़ने को बोल रहा है कि उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। स्वस्थ है और पुरुष है, वृद्ध नहीं है, यानी कि आयत वाले में नहीं आते हैं, वो आयत का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो आयत का हिस्सा 8 है, आयत का हिस्सा 6 है, आयत का हिस्सा 5 है, 3 जो है आयत से बाहर है, सिर्फ 3 जो है आयत से बाहर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। बेसिक सा सवाल, 2 मिनट का था, पढ़ो, आंसर निकाल के आगे बढ़ो। इसके आगे में चलते हैं।
एक इक्वेशन दिया हुआ है, लिख लेते हैं। 63 गुणा 24 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 माइनस 3। अब इसमें यदि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ भाग है, तो यानी जहां जहां प्लस है उसको जो है हम लोग भाग दे देंगे। प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ जो है नहीं, डिवाइड का अर्थ, जो डिवाइड का अर्थ है वो गुणा है। डिवाइड के नीचे गुणा लिख दिया गया। गुणा का अर्थ घटाव है, तो गुणे के नीचे घटाव लिख दिया गया, एक जगह ही है बस। और घटाव का अर्थ जोड़ है, घटाने का अर्थ क्या है, जोड़ है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा, आओ निकाल लेते हैं। 63 24 8 4, सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेना। बॉडमास का नियम आप सबको पता ही होगा। 24 से 8 को भाग दे देंगे, 4 से 2 को भाग दे देंगे, 24 से 8 को भाग देंगे 3 बचेगा। गुणे को वैसे उतार लेंगे, 4 से 2 को भाग देंगे तो 2 बचेगा, बाकी को वैसे ही उतार लिया जाएगा। 63 माइनस है, तो पहले इसको कर लेंगे, 3 दूना 6, बाकी को वैसे उतार लेंगे, माइनस 63। ये जोड़ जाएगा, ये घट जाएगा। 63 में 3 जोड़ देंगे तो 66 हो जाएगा, और 66 में से 6 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 60। आंसर आज का हो जाएगा डी, 60। बेसिक सा सवाल, कुछ नहीं। सब 9 सवाल देखो हम लोग खटाखट जो है, सीढ़ियां जो है चढ़ते हुए चले गए बिना किसी दिक्कत परेशानी के। बेटा ये सवाल तो हमने एज इट इज करवा रखा, एज इट इज मतलब इसमें कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, एज इट इज करवा रखा है, फर्क ही नहीं है। ठीक है, लॉयन का जो डेन से रिश्ता है, यानी शेर का जो मांड से रिश्ता है, वो खरगोश का कहां से रिश्ता होगा। खरगोश किस में रहता है, खरगोश रहता है बरों में, बिल में रहता है। खरगोश कहाँ रहता है, खरगोश कहाँ रहता है, खरगोश खाई में नहीं रहता, गड्ढे में नहीं रहता, छेद में नहीं रहता है। खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहता है। बिल का इंग्लिश क्या होती है, बरो है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, बरो। ठीक है, बहुत बेसिक सा सवाल, बहुत है बेसिक सा, मतलब यूं वाला। ठीक है, मतलब हम लोग ने जिस लेवल की तैयारी कर रखी थी, अगर रीजनिंग का आपने मेरी पूरी क्लास देखी होगी, तो मुझे तो अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं दिखा रीजनिंग का कि जो मैंने पढ़ाया हो या मैं पढ़ाई से बाहर से आया होगा। ठीक है, बहरहाल आपने मतलब जिसने देखा होगा या जिसने भी अपने स्तर से तैयारी किया होगा, उसने अच्छी, मतलब ऐसा पेपर नहीं था कि तैयारी करने वालों को रोका जा सके। अगला देखते हैं, BPMN, BPMN का रेशियो बना दिया है किससे, CQNO से। CQNO क्या रिश्ता है, कैसे रिश्ता है, B जो है उसके आगे C पड़ता है, P के आगे Q पड़ता है, M के आगे N पड़ता है, N के आगे O पड़ता है, यानी कि इसके और इसमें जो रिश्ता है वो +1 का रिश्ता है। B का C लिख दिया, P का Q लिख दिया, M का N लिख दिया, N का O लिख दिया। तो GTPL का भी वैसा ही रिश्ता बना दो, GTPL रिश्ता बनाओ। G के आगे क्या पड़ेगा, ABCDEFG के आगे H पड़ेगा, T के आगे क्या पड़ेगा, RSTU पड़ेगा, P के आगे क्या पड़ेगा, Q पड़ेगा, और L के आगे क्या पड़ेगा, M पड़ेगा। आंसर हमारा क्या हो गया, HUQM, HUQM D है। बेसिक सा सवाल था। देखो खेलते खिलवाड़ करते करते हम लोग 11वें सवाल पे आ गए। 12वां सवाल बेटा ट्रायंगल जोड़ने वाला है, बहुत आसान सा सवाल है, 10वीं बार करवा चुके हैं, इसको मैं फिर से नहीं करवाऊंगा। अगला सवाल देखते हैं, डायरेक्शन का सवाल है। डायरेक्शन का सवाल है, क्या है डायरेक्शन का सवाल, 10वीं बार बेटा करवा चुके हैं इसको, मतलब आप आंख बंद करके इसको आंसर निकाल सकते हो। मैंने इस तरीके के पूरी की पूरी 25-25 एक्सरसाइज ली है, क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करवाई है, जिसमें जो है ट्रायंगल गिनना, आयत गिनना, कैसे कैसे गिनना जाता है, मैंने सारे ट्रिक बता रखा हूं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दिशा का मैंने पूरी क्लास ली हुई थी और वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल आया है, बहुत आसान सवाल आया है। तो इससे पहले सबसे पहले क्या करते हैं, पूरब में निकलता है सूरज, पश्चिम में डूबता है, ऊपर उत्तर है नीचे
दक्षिण है। एक आदमी 9 किलोमीटर चलता है किस दिशा में? उत्तर की दिशा में। फिर क्या करता है? फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर इसको मोड़ दो और 4 किलोमीटर चला दो, चला दिया। फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। जैसे आदमी यूं खड़ा हुआ है, बाईं ओर मुड़ना है तो ये इस तरफ मुड़ जाएगा, तो यहां से कितना चल जाएगा? 10 किलोमीटर चल गया। यहां तक देखो, ये 10 किलोमीटर चल गया। उसके बाद क्या है? फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर से बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि उल्टे दिशा में बाईं ओर क्या हमारा दाहिना हो जाएगा। फिर से 4 किलोमीटर चला, यहां पे पहुंच गया, 4 किलोमीटर चल गया। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि अपने ओरिजिन से ये आदमी कितना दूर है। भाई देखो, ये तो 9 किलोमीटर यहां से चालू किया था, तो ये इतना इतना कितना है? 9 किलोमीटर है। ये टोटल 10 है, तो कितना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ये है, तो 1 किलोमीटर ये भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर है भाई अपने घर से। अब ये भी पूछ लेता कि किस दिशा में है। अपने घर से 1 किलोमीटर किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है, नीचे की तरफ में रुका हुआ है। बेसिक सा सवाल, बहुत ही बुनियादी सा सवाल। एडमिनिस्ट्रेशन एक वर्ड है, बिल्कुल सही बात है। एडमिनिस्ट्रेशन एक वर्ड है। और ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से एक दिए गए शब्द के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के अक्षरों का इस्तेमाल करके? देखो, मिनिस्टर दिया हुआ है यहाँ पे, मिनिस्टर। सी जो ऑप्शन है उसमें मिनिस्टर दिया हुआ है। मिनिस्टर में आता है ई, MINISTER, और एडमिनिस्ट्रेशन में ई नहीं आता है। एडमिनिस्ट्रेशन में ई नहीं आता है, तो यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अल्फाबेट का इस्तेमाल करके आप मिनिस्टर नहीं लिख सकते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। मिनिस्टर में ई आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में ई नहीं आता है। ठीक है, अगला सवाल है, बड़ा ही खुश खुश टाइप का सवाल था, मैंने बड़ा कोशिश किया इसको बनाने का। ठीक है, कोई बहुत अच्छा वर्ड मैं बना नहीं पाया। ठीक है, अगर किसी को आता हो इसमें से क्या वर्ड बनेगा तो प्लीज टेल मी। ठीक है, जो ये ए है, फिर डैश है, फिर डी है, फिर डैश है, फिर AN है। ठीक है, फिर डैश है, फिर N है, फिर डैश है, फिर MA है। ठीक है, तो जो शुरुआत का वर्ड बन रहा है वो एंडमान बन रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। ANDMAN, और इसमें लग जाएगा AND, अंडमान एंड निकोबार करके हो जाएगा। लेकिन अब निकोबार नहीं है, पता नहीं क्या दिया हुआ है वो आगे में, तो मेरे को लग रहा है NMAD, और NMAD जो है नीचे के 2 में है, नीचे के 2 में, तो C और D, इस C और D में से कोई इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मैं सही आंसर पे नहीं पहुंच पाया वो गलत में जवाब नहीं दूंगा आपको, भड़का मतलब खुद को स्मार्ट बनाने के चक्कर में मैं आपको गलत चीज़ नहीं बताऊंगा। जो मेरे से नहीं हो पाया वो मैं बता दे रहा हूँ, मेरे से नहीं हुआ ये। एंड मान मतलब आई कुडंट डिकोड इसका, कोई यार बड़ा कोशिश किया बनाने की बैठ के, लेकिन कुछ बन नहीं पाया, सच बात तो ये है। तो आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, एक सीरीज दी हुई है 8, 23, 38, 53, 68। 8, 23, 38, 53, 68, और अगला टर्म पूछ रहा है क्या होगा। आप ध्यान दोगे तो हर उसमें 15 जोड़ते जा रहे हैं। 8 में 15 जोड़ोगे तो 23 होगा, 23 में 15 जोड़ोगे तो 38 होगा, 38 में 15 जोड़ देंगे तो 53 होगा, 53 में 15 जोड़ देंगे तो 68 होगा, और 68 में 15 जोड़ देंगे अगर तो 8, 5, 13, 6, 1, 7, 1, 8, 83 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है डी। ठीक है, बहुत बेसिक सा है, वन ऑफ द इजीएस्ट सीरीज है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा माथामारी की आवश्यकता मुझे तो नहीं लग रही है। बहरहाल अगले सवाल पे चलते हैं। अब थोड़ा तार्किक वाला क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन है, मैं अच्छे क्वेश्चन में इनकी गिनती करूंगा। थोड़ा समझदारी का परिचय आपसे इसमें मांगा जा रहा है।
क्या दिया हुआ, एक तर्क दिया हुआ है, कथन है। कथन क्या दिया हुआ है, कथन क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। तर्क जो है, शुड इंडिया गो इन फॉर कंप्यूटराइजेशन इन ऑल पॉसिबल सेक्टर। क्या भारत को सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चाहिए। चलो ठीक है, कथन ये है, ये एक कथन है। अब इसके पीछे का तर्क है, तर्क अलग अलग है। हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। भाई तर्क तो ठीक लग रहा है, कंप्यूटर के इस्तेमाल से क्या होता है, कार्य में कुशलता और सटीकता आती है। अगला सवाल क्या, अगला ऑप्शन देखिए, नहीं, यदि उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिसका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारी आबादी ज्यादा है तो हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग ना करें। लेकिन ये चीज तो गलत है। आप चाइना को देख लो, चाइना में भी बहुत बड़ी आबादी है, जो एक समय में जो है, अभी कुछ साल पहले दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश था और टेक्नोलॉजिकल हब है। अगर आप कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स बेकार होगा। ये बात मेरे को तो हजम नहीं हुई। क्यों नहीं हजम हुई? क्योंकि आप उन लोगों को कंप्यूटर चलाना सिखा दो। भाई आपकी प्रॉपर इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी ना, जहाँ पे आपकी माइक्रोचिप इंडस्ट्री बनेगी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनेगी, तमाम फैक्ट्रियाँ बनेगी। तो आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को स्किल रखो। आप उनको सिर्फ अगर कंप्यूटर लगाओगे तो कंप्यूटर चलाना भी सिखा दो उनको, तो उनका भी प्रयोग हो जाएगा। आज के टाइम पे जैसे देखो, कोई भी कंप्यूटर एग्जाम में C++ वालों का मांगते हैं या टाइपिंग का मांगते हैं, तो ये थोड़ी ना कह सकते भैया कि कंप्यूटर यूज ही मत करो क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है। तो ये तर्क तो हमको सही नहीं लगा। हाँ, मतलब ये वाला दूसरा गलत हो गया। तीसरे पे देखते हैं, नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। भाई धन की आवश्यकता है तो क्या हो गया, देश जो है उसके पास बहुत पैसा होता है, ठीक है। तो धन जो है, कोई अच्छी स्कीम लाने के लिए धन एक बाउंडेशन नहीं होता है। जैसे मान लो कि मेट्रो बनाना है, उसमें भी तो पैसा लग रहा है। बुलेट ट्रेन बनाना, उसमें भी पैसा लग रहा है। तो क्या जो है, अपने देश के नागरिकों को सेवा देने के लिए अगर कोई चीज़ महंगी है तो उसको ना खरीदा जाए। भाई देश के पास तो अपार संपत्ति है, तो धन एक बाउंड्री है कंप्यूटरीकरण के लिए। ये कथन, ये तर्क सही नहीं है, क्योंकि देश के पास अपार पैसा होता है। तो पैसा ना होना आपकी टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन को रोकने के लिए ये एक सही चीज नहीं। चौथा, हाँ, जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। ठीक है, ये एक अच्छा कथन है, ये एक गुड कथन है, एक मजबूत कथन में माना जाएगा। लेकिन इन्होंने चौथे को किसी में ऑप्शन दिया नहीं है एक के साथ जोड़ के, ठीक है। चौथे को आप देखोगे, 1 और 2 दिया, 1 दिया, 2 और 3 दिया, 1 और 2 दे दिए। चौथे को इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया है आंसर में। जबकि चौथा एक अच्छा आर्गुमेंट हो सकता है, चौथा एक अच्छा आर्गुमेंट हो सकता है कि जब विकसित देश कोई चीज कर रहे हैं, जो लोग हमसे आगे हैं, जैसे कोई बच्चा है जो टॉपर है, वो नोट्स एक स्पेशल तरीके से बनाता है या कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ता है या कोई एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है, तो आप देखोगे तो आपके मन में भी आएगा, यार ये टॉपर है, ये काम कर रहा है, तो हम भी उस तरीके से करें तो हो सकता है टॉपर बन जाए। या विकसित देश अमेरिका के अंदर टेक्नोलॉजी है और जो है चाइना में टेक्नोलॉजी है, तो हम भी जो है उस चीज़ को लेके आए। तीसरी चीज़ क्या है, तमाम हमारे नेता मंत्री और तमाम ब्यूरोक्रेट जो हैं विदेश जाते हैं और सीखते हैं और सीख के आते हैं, विकसित देशों से देख के आते हैं। कोई अफ्रीका के देशों में जाके नहीं सीखने जाता है, क्योंकि भाई वहाँ पे विकास है ही नहीं, तो क्या सीखोगे आप सीखने कहाँ जाते हो, अमेरिका जाते हो, बड़े बड़े यूरोपीय देश जाते हो स्टडी टूर लेने के लिए, ठीक है, या जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह जाते हो सीखने के लिए और वहाँ से सीख के आते हो। तो एक अच्छा तर्क हो सकता है, लेकिन इसका कंसिडरेशन नहीं। तो इस हिसाब से आंसर सिर्फ हो जाएगा ए, केवल एक मजबूत है। तो आंसर मेरे हिसाब से बी है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई कुछ भी तर्क लगा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे तर्क मैंने आपके सामने रखे, अब आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे तर्क मजबूत थे कि नहीं थे किसी को सही या गलत साबित करने के लिए। तो मुझे लगता है सिर्फ एक जो दिया हुआ है वो सही है। एक के साथ अगर 4 को मिला देता तो वो भी मजबूत तर्क हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में कोई 4 दिया नहीं है। और 2 और 3 मजबूत तर्क नहीं है। कंप्यूटरीकरण तो होना ही चाहिए उन्नति के लिए, नहीं तो चलेगा ही नहीं, ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं। ये भी एक जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी मैं अपने तर्क आपके सामने रखूंगा और आप फिर डिसाइड करना कि मेरे तर्क मजबूत है कि नहीं है और क्या सही तर्क होना चाहिए, और मैं अपने अनुसार आपको बता दूंगा कि मेरे अनुसार ये आंसर सही इस तरीके से है। आइए देखते हैं कैसे करना है। क्या है, कथन दिया हुआ है। क्या कथन है? 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। 27 साल के कारावास ने किसी इंसान को राष्ट्रपति बना दिया। चलो अच्छी चीज है। कथन, धारणा क्या है? क्या धारणा बनाई जा सकती है? जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। क्या सारे दुनिया के राष्ट्रपति कारावास से आते हैं? नहीं। क्या सारे लोग जो 27 साल कारावास झेल लेते हैं वो राष्ट्रपति बन जाते हैं? नहीं। क्या कारावास करना या जाना जो है राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है? नहीं भाई, हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देख लीजिए, वो लोग कारावास नहीं उन लोग ने किया है। लेकिन नेल्सन मंडेला को देखिएगा तो उन्होंने एक बहुत लंबा कारावास झेला था, उसके बाद उनको राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है। तो ये धारणा बिल्कुल सही नहीं है कि जो धारणा एक है, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वो राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि 27 साल तक कारावास बहुत लोग करते हैं, रेपिस्ट करते हैं, मर्डरर करते हैं, जो डाकू होते हैं या जो फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं, उनको भी 27 साल की कारावास होती है। ऐसा नहीं है कोई सरकारी स्कीम, नहीं तो हम लोग भी क्या करें, भैया ऐसा है ले चलो हमको कारावास करा दो 27 साल की और 28वें साल निकाल के देश का राष्ट्रपति बना देना, लाइन लग जाएगी हजारों लोगों की इस चीज ये प्रपोजल के लिए। तो ये सही, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है? नहीं भैया, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। कोई देश के कोई भी कानून में ये चीज नहीं लिखी होगी, ऐसी कोई धारणा हम नहीं बना सकते हैं। मिहिर कलाल के साथ कुछ खास हुआ होगा, हो सकता है कि वो किसी मूवमेंट में गए होंगे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होंगे, इस वजह से हो सकता है उनको जो है कारावास हुई हो। वो जो है महिलाओं के लिए हो सकता है, वो सशक्तिकरण के लिए लड़ रहे हैं, हो सकता है बच्चों के उद्धार के लिए वो लोग वो लड़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या भी हो, लेकिन क्या कारावास जाके ही राष्ट्रपति बनते? नहीं भैया, द्रौपदी मुर्मू जी को देख लीजिए, कारावास नहीं हुई लेकिन राष्ट्रपति वो है। तो दोनों ही धारणा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ना तो एक और ना तो दो अंतर्निहित है, कोई भी धारणा अंतर्निहित नहीं। आसान सवाल था, समझदारी का थोड़ा सा आवश्यकता चाहिए थी इसमें। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। अगला सवाल जो है इंटरेस्टिंग है और उसमें क्या दिया हुआ है, अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या दिया हुआ है कि कुछ धारणाएं दी गई हैं, फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल। कंप्यूटर प्रोफेशनल के सिलेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर आपको एक कंप्यूटर प्रोफेशनल चुनना है किसी संस्था में तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी कैंडिडेट की, ठीक है। और उसके बाद 4 क्वेश्चन उसी बेस पे दिए है कि भैया पीयूष नाम का लड़का है, ये फलाना है, धमाका है, तो ये क्या फिट बैठ रहा है, इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आइए देखते हैं। आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोफेशनल की नियुक्ति के लिए क्या क्या चीज चाहिए? कंप्यूटर इंजीनियर हो या तो एमसीए हो 65% के साथ में, पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? 50% उसका मार्क हो सिलेक्शन टेस्ट में और 40% मार्क्स हो उसका इंटरव्यू में, और उसकी उम्र 21 से 30 साल तक होनी चाहिए और 1/10/2005 सारी चीजें 1/10/2005 के ऊपर चल रही हैं, ठीक है। उसके अलावा 2 एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, 2 जो है अपवाद भी दिए हैं। 2 अपवाद क्या है? मान लीजिए कि कोई लड़का कंप्यूटर इंजीनियर या एमसीए नहीं किया है और उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी किया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों को भी कंसीडर कर लिया जाएगा, या तो कंप्यूटर इंजीनियर हो या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो मानक बना दिया वो 70% का बना दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी 70% होना चाहिए, लेकिन ऐसे केस को हम जीएम को भेजेंगे, वो अगर जीएम मंजूरी देगा तो हम उसको रख सकते हैं। दूसरा केस क्या है कि अगर उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है सिस्टम एनालिस्ट के तौर पे, हैविंग एट 2, अगर उसने एट 1 नहीं और एट 2 में, यानी कि अगर उसके 50% मार्क्स सिलेक्शन टेस्ट में नहीं आए, सिलेक्शन टेस्ट में 50% मार्क्स किसी के नहीं आए, लेकिन उसके पास 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है
सिस्टम एनालिस्ट का, तो ऐसे केस को हम चेयरमैन के पास भेजेंगे, कमेटी के पास में। ठीक है, दो अपवाद हैं। पहला अपवाद ये है कि कंप्यूटर इंजीनियर या एमसीए नहीं है, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है और 70% पाया है तब भी वो उसकी रिक्रूटमेंट हो सकती है। दूसरा क्या है, अगर से उसने 40% मार्क्स सिक्योर नहीं किया है सिलेक्शन टेस्ट में, लेकिन उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है सिस्टम एनालिस्ट का, तब भी उसके चांस बन सकते हैं। इस बेस के ऊपर हम लोग को 4 सवाल सॉल्व करने को मिलता है। आओ देखते हैं। ठीक है, बेसिक आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए 65% के साथ में। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट होना चाहिए कितने पे, 50% पे, और इंटरव्यू होना चाहिए 40% पे। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बिगड़ जाएगा, चलो कोई बात नहीं। पहले उम्मीदवार का हम लोग देखते हैं कि मोदी जी को क्या जरूरत है, मोदी का तो नाम ही काफी है। आओ तुमको ऐसे नौकरी दे दे। मोदी जी डिड एमसीए किया है भाई साहब ने, एमसीए किया हुआ है किसमें, 70% में। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, हाँ, तो एमसीए तो 65% पे ही मान लिया जाएगा, तो यानी कि पहला क्राइटेरिया इनका फुलफिल हो गया। ठीक है, मोदी जी डिड एमसीए इन 1998 विद 70% मार्क्स, तो 65% जो है मिनिमम चाहिए, 70% उसको हो गया एट द एज ऑफ 22, यानी कि 1998 में वो आदमी 22 साल का था। ठीक है, तो 2005 का हम लोग देख रहे हैं, तो 22 + 7 29, यानी कि एज तो ठीक है, 21 से 30 के बीच में होना चाहिए। 2005 के ऊपर हम लोग देख रहे हैं ना कि आज का जो तारीख माना जा रहा है, कट ऑफ डेट 2005 माना जा रहा है। ठीक है, और ये आदमी 22 साल का था सन 98 में, तो 2005 में कितना होगा, 29 साल का, एज भी ठीक है, एमसीए भी किया हुआ है, 55% मार्क्स जो है उसमें भी उठा लिया है इंटरव्यू में, जबकि 40 चाहिए था, और सिलेक्शन टेस्ट में भी इसको 55% मार्क्स मिल गए, जबकि उसमें भी 50 चाहिए था। ठीक है, और सिस्टम एनालिस्ट भी ये है। ठीक है, दिसंबर में ही ज्वाइन एज ए सिस्टम एनालिस्ट कर लिया है। ठीक है, तो सिस्टम एनालिस्ट की जरूरत ही नहीं है उसमें कोई, क्योंकि इसके सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, तो इनका क्या है, रिक्रूटमेंट हो जाएगा, द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड। इसकी जो है एज भी ठीक है, क्वालिफिकेशन भी है, एमसीए किया हुआ है, इसने एमसीए किया हुआ है 70% से, जबकि 65% चाहिए था। इंटरव्यू में इसके 40 से ज़्यादा है, और सिलेक्शन टेस्ट में इसके 50 से ज़्यादा है, और इसकी एज भी 29 साल है, तो इसका सिलेक्शन पक्का मानिए, ये आदमी का सिलेक्शन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। दूसरे को देखते हैं, संजय है, संजय ने क्या किया है, सिविल इंजीनियर किया हुआ है, सिविल इंजीनियर। अब देखो, सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है ये साहब ने 75% में, लेकिन क्या सिविल इंजीनियर का एडमिशन हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है? सिविल इंजीनियर का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सिर्फ किसका हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का हो सकता है, कंप्यूटर इंजीनियर का हो सकता है, और एमसीए वालों का हो सकता है। तो ये भाई साहब के पास चाहे सिविल इंजीनियर में आपने 90% पाया हो, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आंसर क्या है, इफ कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। इनका भाई साहब का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, इनका सिलेक्शन होना संभव नहीं पाया जा सकता है। विजय की बात है, कंप्यूटर इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर का तो हो रहा है, और 72% मार्क्स है, कंप्यूटर इंजीनियर में 72% मार्क्स है। हाँ, और चाहिए कितना, 65 ही चाहिए। एट द एज ऑफ 22 साल का है 2003 में, तो 2005 में 2 साल बाद 24 साल का होगा, तो वो भी एज का भी प्रॉब्लम नहीं है। और 70% इसको सिलेक्शन टेस्ट में मिल गया है, जबकि चाहिए कितना, 50+ चाहिए, 70% वहाँ भी कंप्लीट है। और इंटरव्यू में भी इसको 48 मिला है, चाहिए कितना, 40+ चाहिए, तो वहाँ भी इसका सही है। तो इसका कंडीशन जो है सिलेक्शन में उपयुक्त है, इसका आदमी का सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अंकित है, अंकित के 80% मार्क्स आए बीएससी में, और 78% मार्क्स आए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले को सिलेक्शन है, हो जाएगा, लेकिन इसको जीएम के पास भेजना पड़ेगा मामले को। उसने सिलेक्शन टेस्ट में भी 55% पाया, जबकि 50 ही चाहिए, और 60% इंटरव्यू में पाया, जो 40% ही चाहिए,
और वर्किंग एज अ सिस्टम एनालिस्ट सिंस 2001, सिस्टम एनालिस्ट के तौर के ऊपर ये काम कर रहा है। एंड हिज डेट ऑफ बर्थ इज 1980, 1980 में पैदा हुआ है, तो 2005 में इसकी उम्र कितनी होगी, 25 साल का ये आदमी होगा। तो यानी कि इसकी एज भी ठीक है, लेकिन ये इस भाई साहब का प्रॉब्लम ये है कि इनकी पहला क्राइटेरिया जो सिलेक्शन का था वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसको जो है जीएम रिक्रूटमेंट के पास भेजना पड़ेगा। इफ द केस इज टू बी रिफर्ड टू जीएम रिक्रूटमेंट, इसके केस को, क्योंकि इसने ना एमसीए नहीं किया है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं किया, इसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के केस को हम लोग जीएम के पास भेज देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। दिव्या के 80%, दिव्या एक कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियर का सिलेक्शन हो रहा है, हाँ भाई साहब कंप्यूटर इंजीनियर का सिलेक्शन हो रहा है, 80% मार्क्स हैं, ठीक है। उसने स्कोर कितना किया, 55% मार्क्स किया इंटरव्यू में, जबकि चाहिए कितना, 40 प्लस चाहिए, 55 जो है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो सेक्शन टेस्ट, और उसने वर्क किया है किसी कंपनी में 5 साल सिस्टम एनालिस्ट के तौर के ऊपर। प्रॉब्लम दिव्या के साथ ये है कि इस क्वेश्चन में दिव्या की उम्र नहीं क्लियर हो रही है कि दिव्या की उम्र क्या है, ठीक है, क्योंकि उम्र क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर उम्र जो है 21 से 30 साल के बीच में है तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बेसिक सी बात है। अब आप ये जो पुलिस भर्ती दे रहे हैं इसमें भी कोई 40 साल का आदमी तो दे नहीं सकता है, लेकिन दिव्या की जो दी गई डाटा है इससे उम्र नहीं क्लियर हो रही है, तो ये कह देंगे कि डेटा इनएडिक्वेट, डेटा अपर्याप्त है, डेटा सफिशिएंट नहीं मिला हम लोग को, इसलिए हम लोग इसको नहीं बता सकते कि दिव्या का सिलेक्शन होगा या दिव्या का सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा सवाल था, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है कि कोई हालात या कोई सिस्टम दिया हुआ है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, हो सकता है पढ़ में ना आ रहा हो। आप एक पुलिस अधिकारी के तौर पर तैनात हैं, एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगा देती है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। कॉमनली हो रहा है बहुत ज़्यादा, कई जगह पे ये चीज़ आपके सामने मिल जाएगी। आपको क्या करना चाहिए, हालात अलग अलग है। दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूलवा लेना चाहिए, डंडे मारो, पीटने लगो। भाई दबाव डालना तो पुलिस का कार्यक्षेत्र है ही नहीं, आप दबाव तो डाल ही नहीं सकते हैं। जुर्म कबूल करने के लिए दबाव नहीं चाहिए होता है, सबूत चाहिए होता है। अगर दबाव से जुर्म कबूल होने लगता तो दुनिया का कोई ऐसा आरोप नहीं होता जिसका आरोपी पुलिस ढूंढ के उसको बता नहीं देते कि यही आरोपी है। और डर के मारे डंडे खा के बोलता नहीं भैया हम नहीं किया है, मारो मत, जान से जान मत लो हमारी, हम नहीं किया। तो दबाव डालना इज नॉट अ राइट थिंग। पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। बल का प्रयोग अच्छी चीज नहीं है, पूछताछ के लिए तो आप करो, लेकिन बल का प्रयोग करना सही नहीं है। तो बल का प्रयोग हम करने को सही, पुलिस को बल दिया जाता है, लेकिन बल का प्रयोग करने की खुली छूट नहीं है। बल प्रयोग करने के लिए बहुत ढेर सारे तरीके होते हैं, एसओपीज होते हैं, सीनियर्स के ऑर्डर मिल आते हैं। डंडा उनको आप देख लो कि बंदूकें तो है उनके पास में, लेकिन वो बंदूक चलाने का अधिकार नहीं है उनके पास में। जब तक कोई बहुत ही ऐसा कंडीशन ना आ जाए कि उनको अगर नहीं चलाएंगे तो बिल्कुल समाज में आग लग जाएगी या कुछ बहुत बड़ा कुछ मेजर घटना घट जाएगी, ठीक है। तो पुलिस के पास बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं होना चाहिए का ऐसा नहीं है, लेकिन होता मतलब बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड आधार वो बल प्रयोग करने का उनके पास अधिकार है, ऐसा नहीं है कि खुली छूट है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग का देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेज लोग ने बल का प्रयोग बहुत किया हम पे पुलिस के माध्यम से, इसलिए हमारे दिमाग में ये है कि पुलिस अगर बल का प्रयोग कर रही है तो ठीक कर रही है, लेकिन वो चीज़ एक अंग्रेजी या जो कह लीजिए कि गुलामी की एक दास्तान बताती है, एक सोच बताती है। तो बल प्रयोग अच्छा चीज़, यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को, आरोपी को दंडित करना देना चाहिए। भाई भीड़ को अगर सबूत भी है,
तब भी भीड़ आरोपी को दंडित नहीं कर सकती है, न्यायपालिका दंडित करेगी। तो ये भी क्वेश्चन गलत है। भीड़ को किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है, पुलिस को भी दंड देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को जो है किसी को जो है दंड देने का अधिकार है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बयान चाहिए, बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका इंग्लिश जब देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि रेस्क्यू द टीनेजर एंड डिस्पर्स द मॉब टू इंश्योर फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल जो है, पुलिस का काम क्या है, एक फेयर ट्रायल देना, एक जो है बराबरी का जो है साफ सुथरा जो है मुकदमा चलाए, जिसमें आरोप क्या है, आरोपी क्या है, सबूत क्या है रखा जाए और कानून जो है अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल भी बड़ा अच्छा था, ठीक है। तर्क वितर्क के सवाल हैं, हम लोग तर्क देते रहेंगे और हो सकता है तर्क आपको ना समझ में आए तो आप अपने हिसाब से उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे तर्क से संतुष्ट नहीं है तो जरूरी नहीं कि मेरा तर्क आपको संतुष्ट कर पाए ही या यूपी पुलिस के जो आंसर शीट है वो निकले, लेकिन जो डिस्कशन चल रहा है उससे आपका दिमाग काफ़ी खुल जाएगा और आप भी समझ जाएंगे कि हो सकता है आपके सोचने का कोई आयाम बच गया हो जो हमारे डिस्कशन में निकल आए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही सबसे सही हूँ या मैं ही जो बोल रहा हूँ वो सबसे सही है, हो सकता है मेरी बातों में भी त्रुटियां हो, लेकिन कोशिश है कि तर्क वितर्क करके वो सारी त्रुटियों को दूर कर दिया जाए। एनीवे, दंगा प्रभावित बहुत धार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आप काम कर रहे हैं। आपको सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा देना चाहिए, एक हल नहीं है। कर्फ्यू लगा देने से हालात बदलते नहीं हैं, हालात बस कुछ दिन के लिए थम जाते हैं, रुक जाते हैं। जैसे कहते हैं समुद्र में शांति है, एक तूफान आने वाला है, तो जो कर्फ्यू होता है वो उस तूफान से पहले की शांति होती है। लेकिन तूफान अगर आना है तो तूफान आएगा, कर्फ्यू लगाने से शांत माहौल नहीं हो जाता है। वक्ती शांत होता है लेकिन प्रॉपर शांत नहीं होता है। संवाद के माध्यम से समूह में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। समाधान के लिए नगरपालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। नगरपालिका अधिकारी तो चलो ठीक है, लेकिन जब इस तरीके का आप देखिएगा तो आपको अपने एरिया में भी देखा होगा कि पीस कमेटी बनी होती है, जिसमें सीनियर लोग के साथ लोग बैठते हैं और जो है बातचीत करते हैं। और ऐसे जो है संवेदनशील इलाके होते हैं वहाँ पे पीस कमेटी होती है, उनकी कोई भी जैसे मान लीजिए जुलूस निकलना है या इस तरीके की चीज़ है तो वहाँ पे पीस कमेटी की मीटिंग होती है, ठीक है। तो इसीलिए सामुदायिक जो संवाद का जो माध्यम है, अगर कोई आप बहुधार्मिक इलाके में हैं और दंगा प्रभावित हो चुका है तो आप संवाद ही के माध्यम से समूह को सामंजस्य स्थापित करने में बड़ों को शामिल करना चाहिए। यही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन किताबी तौर पे होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे सरकार क्या कर रही है वो आप जानते हैं और किस तरीके से पुलिस हैंडल कर रही है। तो कई जगह पे एक को भी अच्छा माना जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से आंसर इसका 99.99% जो है सी होगा कि संवाद करना चाहिए। भाई संवाद ही चीज़ों का हल है। आप जब बातें करेंगे तभी बात खुल के निकलेगी। सब लोग एक समुदाय को दूसरे समुदाय से क्या दिक्कत है वो अपनी बातों को जब तक कहेगा नहीं, सामने वाला समुदाय वाला समझेगा नहीं, तब तक जो है लड़ाई झगड़े दंगे होते रहेंगे। और पुलिस के लाठी बजाने से जो है दंगे शांत नहीं होते हैं, कई बार और ज़्यादा भड़क जाते हैं। पीस के लिए, शांति के लिए तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। यू आर स्टेशन एज ए पुलिस ऑफिसर, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके आगामी स्थानीय निकाय चुनाव की हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी। विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पे क्या है, यू रिसीव ए रिलायबल इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी जानकारी आपको, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि जो लोकल बॉडी का इलेक्शन हो रहा है उसको भंग करना, बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए, यानी कि तोड़फोड़ से प्रिवेंटिव डिटेंशन करने लगना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन आप लोगों ने सुना होगा। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक अच्छा तरीका नहीं होता है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपका मतलब क्या है, क्या ये ऑप्शन कह रहा है, मैं आपको बता दूं कि
उन लोगों की लिस्ट है कि जो लोग दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं। हर बार हर थाने में वो लिस्ट होती है। जब भी कोई ऐसी संवेदनशील घटना होने वाली होती है तो उन लोगों की लिस्ट निकालते हैं थाने वाले और उन सभी को उठा के नज़रबंद कर देते हैं या थाने में भर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उसमें क्या है कि कुछ ह्यूमन राइट्स सिविल सोसाइटीज़ जो है एक्टिव हो जाती हैं और कहती हैं कि आप जो है गलती हो सकता है किया हो, लेकिन आगे हो सकता है गलती नहीं करना हो। आपके अंदेशे के बेस के ऊपर कि हो सकता है कि आप क्राइम करें, इस बेस के ऊपर आपको पुलिस जेल में ठूस देती है। ये चीज़ मानव ह्यूमन राइट का एक उल्लंघन माना जाता है, तो इट्स नॉट अ गुड वे, ये अच्छा तरीका नहीं है। राजनीतिक अभियान कार्यक्रम पर प्रतिबंधित लगा दें। भाई राजनीतिक अभियान कार्यक्रम पर प्रतिबंधित लगा देंगे तो लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे, लोकतंत्र कैसे चलेगा, डेमोक्रेसी कैसे मजबूत होगी। तो चुनावी अभियान पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। चुनावी प्रतिक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए। भैया इलेक्शन कराना तो ड्यूटी पुलिस का काम है। अगर दंगे होने की आशंका है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है इलेक्शन ही मत करवाओ, आप दंगे होने की आशंका के ऊपर कार्रवाई कीजिए और दंगा ना होने दीजिए, ये पुलिस का काम होता है। तो ये भी चीज़ गलत है। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संदर्भ जुटना चाहिए। जहाँ पे आप सुनिए कि ज़्यादा घटना होने की आशंका है, दंगे हो सकते हैं, वहाँ पे जो मान लो 100 लोग की आबादी है तो 150 पुलिस वाला भेज दो, लोग डर के मारे जो है वहाँ इकट्ठा नहीं होंगे। ठीक है, और जो है आपके पास अगर कुछ ऐसी घटना होगी तो आपके पास बल रहेगा और आप जो है वहाँ पे तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं संवेदनशील। तो सबसे सही आंसर जो मुझे लगता है वो ए लगता है। आप एक जांच अधिकारी हैं, एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्य से हेरफेर करना और दोषमुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। ठीक है, कॉमन चीज़ है। ठीक है, कोई वीआईपी मर गया है और जिसने मारा है वो कोर्ट वगैरह वालों को पैसा देके छूटना चाह रहा है। आपको पता चल गया, आप क्या करेंगे? हालात ऐसा आ गए हैं तो क्या करेंगे? सहमत होने का दिखावा करना चाहिए। दिखावा, भाई पुलिस वाला दिखावा नहीं कर सकता है। आप समझिए इस चीज़ को, इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। तो दिखावा नहीं कर सकता, आपका काम दिखावा करना नहीं है, आप लोग फिल्म स्टार नहीं है। तो ये चीज़ गलत हो गया। औपचारिकता दिखनी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्रित करने चाहिए। चलिए इसको रोक के रखते हैं। अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। जांच करने से बचना चाहिए तो आप करोगे क्या भैया? जांच तो करनी है। ये तो गड़बड़ आंसर है। अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत के तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। ये सबसे सही है भाई। जहां अदालत का नाम आ जाए ना, वहां पे ट्रांसपेरेंट रहो। आप जो है कोई जो है क्या होता है, कई बार जो है लोग झूठ मूठ का ये चीज़ हल्ला मचा देते हैं कि फलाना तो रिश्वत दे रहा है, ये वो ऐसा वैसा। तो इसके ऊपर आप जो है संकुचित नहीं हो या परेशान नहीं हो। आप अपने हिसाब से अभ्रष्ट रहिए कि कोई लेता होगा पैसा तो लेता होगा, मैं तो अभ्रष्ट हूँ, मैं तो भ्रष्ट नहीं हूँ। ठीक है, अब ये जज साहब की मर्जी है, पैसा लेना चाहे ना लेना चाहे, आपको पकड़ सकते हो तो आप पकड़ लो। ठीक है, लेकिन आप अभ्रष्ट रहो और ऐसा ना हो कि सुन लो कि भैया जज साहब को जो है आरोपी पैसा पहुंचा रहा है तो लाओ हमारा हिस्सा भी दे दो, जज साहब को तो जा ही रहा है। ये काम नहीं होना चाहिए। अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत के तथ्यों का पर्दाफाश करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सबसे सही आंसर मुझे मेरे अनुसार लगता है। बार बार मैं वही जोड़ दे रहा हूँ कि मेरे अनुसार लगता है, हो सकता है तथ्य आपको कुछ और लगे, तर्क कुछ और लगे, लेकिन मुझे 99% यही लगता है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम कार्ड का क्लोनिंग के और मामले का रोकने के लिए आप क्या करेंगे? एटीएम कार्ड क्लोनिंग, जो फर्जी एटीएम कार्ड डाल के पैसा निकालने की जो मामले वारदात हो रही है, उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम पे एक पर्यवेक्षक रखना चाहिए। भैया अगर एक क्षेत्र में 1000 एटीएम है, कुछ जैसे बड़े शहरों में आप जाओगे तो हर कोने पे एटीएम आपको मिल जाएगा, तो आप कितने पुलिस वाले तैनात करोगे? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। आपका काम ये नहीं है कि चोरी को बचाने के लिए आप सरकार का जो रिसोर्सेस है उसको आप पानी की तरीके बहा दो। आप कम पैसे में आप अपनी एफिशिएंसी को दिखाओ, इससे दिखता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर जगह जो है जाके जाओ भैया सब हर एक एटीएम पे एक पुलिस वाले को खड़ा कर दो। इतने लोग तो हैं भी नहीं। ठीक है, फिर वीआईपी मूवमेंट अगर मान लो वहाँ से हो गया तो पुलिस वालों को कैसे मैनेज करिएगा? आप कहाँ से एक्स्ट्रा पुलिस वाला आप लाइएगा? ऐसा करना संभव नहीं है। क्षेत्राधिकारी के सभी एटीएम को
अस्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए। भैया एटीएम बंद कर देंगे तो पैसा कहाँ से निकलेगा, दिक्कत होगी। कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदना चाहिए। कार्ड प्रोटोटाइप मशीन खरीदना चाहिए तो हो सकता है कि आप खरीद ले। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हो सकता है कार्ड प्रोटोटाइप मशीन बहुत महंगी हो, और दूसरी बात ये है कि एक मशीन आपने खरीद लिया प्रोटोटाइप तो हो सकता है दूसरी टाइप की मशीन वो इस्तेमाल करने लगे, तीसरी टाइप की टेक्नोलॉजी निकाल ले, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, कि प्रोटोटाइप मशीनें आप खरीदते जाओ। ठीक है, विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए। आप सबसे पहले जांच शुरू कीजिए, विसंगतियां ढूंढिए कि किस तरीके के कार्ड में प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कार्ड में ही प्रॉब्लम हो सकता है एसबीआई कार्ड की क्लोनिंग बहुत आसान हो, या कार्ड की जो और एचडीएफसी की ही ज़्यादा, एसबीआई की ही ज़्यादा चोरी हो रही हो। तो सबसे पहले जांच के लिए आप विसंगतियां ढूंढिए और उसकी जांच के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग का जांच करिए। सबसे पहले आप डिटेल लेके आइए। सबसे पहले जांच अधिकारी का काम ये होता है पहले जांच करो, एक्शन बाद में लो। हल्ला मचाने की कोशिश नहीं। जैसे हम लोग क्या है कि कई बार पिक्चर देख देख के इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हम लोग को लगता है कि पिक्चर ही चल रही है, लेकिन रियल लाइफ अलग होती है। जब आप पुलिस में जाएंगे और अपना काम चालू करेंगे तब आपको ये चीज़ और बेहतर से समझ में आएगी। आप एक विशेष सेल के कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। ठीक है, आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं की प्रशिक्षण दिया गया है, यानी कि आपको साइबर सिक्योरिटी के ऊपर स्पेशलाइजेशन हासिल है। हालांकि कर्मचारी की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंप दी गई है। गश्ती मतलब कि गली में जाओ और गश्ती मारो, या सड़क पे जाओ गश्ती मारो, चौराहे पे खड़े रहो और देखो कोई क्राइम व्राइम ना हो रहा हो। जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी है और आपातकालीन काल का जवाब देना होगा। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस काम है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? गश्ती ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर की तलाश करते रहनी चाहिए। भैया आप काम करने गए हो, छुट्टी लेने का अवसर तलाशने नहीं गए हो। छुट्टी लेने की इतने शौक है तो जॉब से रिजाइन कर दो और घर पे बैठो। गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए, ये आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप बाधित है सरकार के अधिनियम के अनुसार। आप अपने मोरल कोड ऑफ कंडक्ट और सिविल कोड ऑफ कंडक्ट से जो है आप बंधे हुए हैं। आप ड्यूटी करने से इनकार नहीं कर सकते। सरकार जो आपको जिम्मेदारी देगी, भाई मान लीजिए आप बीजेपी के सपोर्टर हैं लेकिन आपके एरिया में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा अधिकारी जो है या कोई विरोध का जो बहुत बड़ा नेता है वो जो है घूम रहा है वहाँ पे, और उसको सुरक्षा देने की आपकी जिम्मेदारी है। आप मना नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि भैया मेरा मन तो बीजेपी वाला है, मैं कांग्रेस वाले अधिकारी को या कांग्रेस के नेता को सपोर्ट सुरक्षा कैसे दूँ। ठीक है, ये आपका काम नहीं है। आपको जो सरकार कह रही है वो आपको करना पड़ेगा, तो आप ड्यूटी से इनकार नहीं कर सकते हैं। गश्ती ड्यूटी उत्साहपूर्वक करना चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों से अनुभव सीखना चाहिए, ये सही है। जो ड्यूटी आपको दी गई हो, मान लो कि मैं बहुत अच्छा साइंस का जानकार हूँ लेकिन मुझे एज ए टीचर काम मिल गया कि कोई नहीं है स्कूल में और आपको अंग्रेजी पढ़ाना है, मैं इनकार नहीं करूँगा और कोशिश करूँगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन अंग्रेजी की ही उनको दूँ। ड्यूटी का ये काम है कि आपको जो ड्यूटी दी गई है, हो सकता है आप बहुत अच्छे हों किसी काम में, लेकिन एक सरकारी ड्यूटी में आप अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते हैं। एक राष्ट्रव्यापी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित है। आप कोई नेशनल टेररिस्ट का जो है ढूंढ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान चल रहा है। मान लो जैसे 26/11 की कोई घटना हो गई थी कि जहाँ पे ताजमहल में जो है आतंकवादी घुस गए थे। ठीक है, ऐसा कुछ मामला चल रहा है। ठीक है, आतंकवादी का मामला है और आपके जो पिता हैं या माता हैं वो उनको हार्ट स्ट्रोक आ गया है। आप क्या करेंगे उस टाइम पे? सवाल जो है बड़ा ही मतलब परेशान कर देने वाला है। लेकिन आप जब अपने जॉब में जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन आपको आएगी कि आपके यहाँ जो है कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, मान लो चुनाव ही कराना है और कोई इंपॉर्टेंट काम चल रहा है और आपके घर पे माँ बाप को आपको तबीयत खराब है, तो मिशन पूरा करने होने तक ध्यान भटकने से बचते हेतु समाचार छुपाने चाहिए। मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हेतु समाचार छुपाने चाहिए।
पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपुण डिप्टी को ब्रिगेड सौंप देनी चाहिए। आप परिवार, अगर आप देखो जॉब में जा रहे हो, पुलिस की जॉब में जा रहे हो या आर्मी में जा रहे हो या आप आतंकवादियों से देख रहे हो, तो आपके लिए परिवार क्या हुआ? आपका पर्सनल परिवार नहीं हुआ, देश परिवार हुआ। आपका पर्सनल माता पिता कुछ नहीं हुआ, भारत माता जो है आपकी माता है सबसे पहले, फिर आपकी पर्सनल माता जो है आपकी माता हुई। तो परिवार को प्राथमिकता आप नहीं दे सकते हो भैया। अभिभावक को संभालने की भाई बहन से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑपरेशन नेतृत्व में बिना कुछ क्षेत्र में दूरस्थ रूप से समन्वयित करना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। भाई बहन से ही अपेक्षा करनी चाहिए और एक तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी कि आपको देश की तरफ ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उस वक्त आप यही अपेक्षा करो कि जो आपके बाकी के भाई बहन हैं वो आपकी मदद के लिए आएँ और उनके माँ बाप को सहारा दें। ठीक है, आप जो है अपनी ड्यूटी देश के लिए, भारत माता के लिए आप करते जाओ। पीड़ित से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? फॉरेंसिक की जांच है, पीड़ित जो है बलात्कार हो चुका है उसका, पीड़िता का, तो आपको क्या करना? बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बेरहमी नहीं हो सकती है, बेरहमी से, बेरहमी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, तो बेरहमी तो गलत वर्ड हो गया। ठीक है, 6 नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना। दस्तावेजीकरण तो ठीक है, लेकिन दस्तावेजीकरण पे फोकस नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान, आपका फोकस नहीं होना चाहिए कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन, आपका फोकस होना चाहिए कि आप सिचुएशन को हल करो। तो दस्तावेजीकरण तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही एक सही चीज़ है, फोकस आपका नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। स्थानांतरित नहीं करना चाहिए, स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं आप। विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़े में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। ये मुझे सबसे सही लग रहा है कि ट्रस्ट बिल्डिंग की कोशिश करना चाहिए ताकि पीड़िता बिना कोई हेजिटेशन के अपने सारे प्रॉब्लम्स को, सारे जो उसके साथ हुआ है वो आपके साथ शेयर कर ले। समय इतना इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर पढ़ना हो तो 1 मिनट का भी सवाल नहीं है ये, आप समझिए इस चीज़ को। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून परिवर्तन अंतःक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? कोई ट्रांसजेंडर है, उसके साथ जो है अगरिमामयी व्यवहार हुआ है, उसकी गरिमा का उल्लंघन हुआ है, आपको क्या करना चाहिए? आपसे क्या अपेक्षित है? इन्फोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडर, अपराधी के खिलाफ सख्त अनुशासनिक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सबसे सही लग रहा है मेरे को। इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अभियान लागू करना चाहिए। अभियान तो बाद में होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट एक्शन लो उसके खिलाफ जिसने गलत काम किया है। शिकायत ग्रहण करने इसे मानव अधिकार आयोग को अग्रेसित कर। मानव अधिकार आयोग तो बाद में आता है, फ्रंट लाइन पे तो आप खड़े हुए हो, तो फ्रंट लाइन तो आपको ही हैंडल करनी है। सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए, ये भी नहीं सही है। अपराधियों के खिलाफ सबसे पहले जो है आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, ताकि सामने वाले के मन में ये चीज़ ना आए कि मेरे अधिकारों का हनन हो गया और मेरे साथ कुछ किया नहीं गया, कुछ हेल्प नहीं हुई है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। आप क्या करेंगे? ये चीज़ बहुत कॉमन है कि सब्जी वाला अगर कोई एक धर्म का है तो उसको एक सोसाइटी में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, या फल वाले हैं, ये बहुत कॉमन था, होता आया है, हो रहा है आजकल। तो आप क्या करेंगे? शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजना से संदर्भित करेंगे? नहीं भैया, आप क्या कर रहे हो? अगर आप भेजने का ही काम करोगे तो कोई मतलब नहीं उसका। आपने क्या किया? अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करेंगे? नहीं, विविधता की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा हर जगह पे। और आप कहाँ विविधता लागू करोगे? जब सोच ही गंदी है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सोच को टारगेट कीजिए, सोच को सही कीजिए। सोच को सही करने के लिए
मुकदमा हाउसिंग सोसाइटी पे मुकदमा चलाया जाएगा। भाई मुकदमा चलाएंगे तो वो और ज़्यादा एक बात का बतंगड़ बनेगा और बात फैल जाएगी। हाउसिंग सोसाइटी पे आप मुकदमा कर देंगे, फिर हो सकता है कि वो जो है मुकदमे का फेयर ट्रायल ना हो, मुकदमे पे मुकदमा, तारीख पे तारीख मामला निपटता रहा। ऐसे चीज़ों में कभी भी ऐसा हो जहाँ पे सामुदायिक तनाव चल रहा है तो सामुदायिक मीटिंग कराइए, डायलॉग कराइए, डिस्कशन कराइए। जो एक समुदाय के मन में दूसरे समुदाय के लिए घृणा हो गई है, या जो है अपवाद या इस तरीके की सोच अगर डेवलप हो गई है, तो उसको ख़त्म करने की एज अ पुलिस ऑफिसर कोशिश होनी चाहिए, ताकि जो है नेशनल बिल्डिंग के उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। तभी जो है देश मजबूत हो सकता है। तो तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजन करना चाहिए। आप सभी समुदायों को बैठाइए, बातचीत करिए और बातचीत करके ही एक हल तक पहुंचिए, उसका निस्तारण कीजिए। यही आपका कर्तव्य होना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से उस अधिकारी का नाम क्या है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी क्या होता है? SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है पुलिस स्टेशन प्रभारी होता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपको निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? एज ए पुलिस ऑफिसर आपको क्या जो है मार्गदर्शन, आपका सोचने का क्या तरीका होना चाहिए, ये सवाल है कि एज ए पुलिस ऑफिसर आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, फॉलो द ऑर्डर ऑफ योर सुपीरियर। अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदर्शों का पालन करें। नहीं भैया, अगर सीनियर कह रहा है कि जाके घूस ले आओ, 1000 रुपए ले आओ, 500 तुम रख लेना, 500 हम रख लेंगे, तब तो बिना सवाल उठाए वरिष्ठ जो सीनियर हैं अगर वो सही ऑर्डर दे रहे हैं तभी फॉलो है। भैया बोलने लगे कि जाओ बंदूक उठाओ, जाके सामने वाले को गोली मार दो, तो ऐसा थोड़ी ना कि गोली मार देंगे। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अच्छा कड़ाई से पालन करना चाहिए। ये जो है सबसे सही मतलब मेरे को लगता है कि कानून जो है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द लेटर ऑफ द लॉ रिगार्डलेस ऑफ द इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। आप जो है व्यक्तिगत जो है परिस्थितियों को की परवाह किए बिना कानून का अक्षरांश कड़ाई से पालन करना चाहिए। ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसको रोक के रखते हैं। व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना भले ही स्थायी नियमों का विपरीत हो, नहीं ये गलत नहीं है। व्यक्तिगत मूल्य नहीं होने चाहिए, संवैधानिक मूल्य होने चाहिए। हो सकता है मेरे व्यक्तिगत मूल्य जो है डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव करते हो, छुआछूत में विश्वास रखते हो, ठीक है। हो सकता है मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे जो है छोटी जात वालों से जो है उतना लगाव नहीं हो जितना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो व्यक्तिगत मूल्य नहीं। लेकिन अगर आप जब पुलिस इंस्पेक्टर बन गए या आप SP बन गए, आप IAS बन गए, तो आप कोई धर्म जाति के नहीं रह गए। फिर आपके जो संवैधानिक मूल्य हैं वो आपके मूल हो गए। व्यक्तिगत मूल का मतलब कुछ नहीं हुआ फिर, तो व्यक्तिगत मूल का कोई मतलब नहीं है। स्थायी स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना, ठीक है। तो इसका B और D दोनों ही एक अच्छा आंसर है, ठीक है। मेरा जो झुकाव जो है, जैसे अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में एक चीज समझ में आएगा, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द लेटर ऑफ द लॉ। तो लेटर ऑफ द लॉ नहीं होता है, स्पिरिट ऑफ द लॉ भी होता है। कानून में कई चीजें लिखी होती है लेकिन कई चीजें नहीं लिखी होती है, समझने वाली बात होती है। तो यू शुड नॉट ओनली फॉलो द लेटर ऑफ द लॉ बट द स्पिरिट ऑफ द लॉ ऑल्सो, ठीक है। जैसे मान लो ये नहीं लिखा है कहीं पे कि किसी को पीटो मत, लेकिन अब जाके पीटने लगो, बोलो क्योंकि कानून में तो लिखा नहीं है कि पिटाई नहीं करनी है। तो इसको ये कहेंगे कि ना स्पिरिट ऑफ द लॉ को भी फॉलो करो आप। तो लेटर ऑफ द लॉ, इसलिए ये वाला आंसर मुझे गलत लग रहा है और ये सही लग रहा है। हो सकता है इसका अपोजिट हो, लेकिन B और D में से ही कोई एक होगा। मेरा झुकाव D की तरफ ज्यादा है। जो रीजन मैंने बता दिया कि स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द लेटर ऑफ द लॉ और रिगार्डलेस ऑफ द इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। इंडिविजुअल के हालात अलग अलग होते हैं। हो सकता है किसी की जो है मतलब बहुत ही जैसे क्या कहते हैं सिचुएशन ऐसी हो कि भाई भूख से मर जाएगा अगर चोरी नहीं करेगा, तो भूख से मरने से बेहतर है कि चोरी करके खा लो, क्योंकि मरना नहीं है। किसी की माँ बहुत बीमार है, पैसा नहीं है, दवाई चाहिए, चोरी करके लाया, अपनी माँ को दे दिया, उसकी जान बच गई, ठीक है। क्राइम है, मैं ये नहीं कह रहा क्राइम नहीं है, लेकिन उतना बड़ा क्राइम नहीं है
जितना बड़ा बाकी का क्राइम होता है। तो सिचुएशन तो मैटर करती है यार, देखो सिचुएशन कौन सी सिचुएशन कैसी है ये मैटर करती है, काफी मैटर करती है। प्रश्न है, माँ का बच्चे से जो रिश्ता है बादल का किससे रिश्ता है? मैन का जो चाइल्ड से रिश्ता है क्लाउड का किससे रिश्ता है? तो क्लाउड का किससे रिश्ता है? रेन से रिश्ता है, बारिश। जो माँ का बच्चे से रिश्ता है वही बादल का बारिश से रिश्ता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश का सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन करते हैं। प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थल में महिलाओं, मतलब कि कोर्ट ने कह रखा है कि महिलाओं को एंट्री दो, लेकिन कुछ धार्मिक स्थल पे एंट्री नहीं दी जा रही है, तो उसका क्या करना है? तो उसका ये करना है कि अदालत फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाज के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी दे। धमकी तो नहीं दे सकते भैया, पुलिस का काम धमकी देना नहीं होता, गलत बात है ये। यदि आवश्यकता हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए। इन्फोर्स द डायरेक्शन, ये जो है रुकते हैं अभी। अत्यधिक प्रमुखों की सहायता, आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में हो सकता है, लेकिन जब कोर्ट का निर्णय है, संवेदनशील बनाने की बात नहीं है। जब कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि महिलाओं को एंट्री दो, तो पुलिस का काम है एंट्री दो। कोर्ट के लॉ को फॉलो करना ही, कोर्ट ने जो बोला उसके ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना ही पुलिस का काम है। ये सारी चीजें तो तब होती कि जब मानवता के बेस के ऊपर काम हो रहा होता। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है इन्फोर्स द डायरेक्शन बाय रिमूविंग अपोजिंग ग्रुप इज नेसेसरी, अगर जो अपोज कर रहा है उसको हटाओ और इन्फोर्स करो डायरेक्शन को, इन्फोर्स द डायरेक्शन, इंप्लीमेंट द डायरेक्शन, उसमें कुछ कोताही नहीं कीजिए। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन सबसे परफेक्ट है, क्योंकि इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है, इन्फोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, इन्फोर्स करे बिना, क्योंकि समझिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आपको इन्फोर्स करना है, ये चीज सही है ये चीज गलत है, तो मोरालिटी की बात नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इंप्लीमेंट करने की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को इंप्लीमेंट करना एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। वहां पे संवाद क्रिएट करने की बात नहीं, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा है कि कोई सोसाइटी में किसी एक धर्म के आदमी को घुसने नहीं दिया जाता है, सब्जी बेचने वाले को या उसको, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है। यहाँ पे लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है तो उसको इंप्लीमेंट कराओ, इन्फोर्स करो आपको, तो इसलिए मेरे हिसाब से बी आंसर सही होगा। 40 क्वेश्चन में कराऊंगा इस पूरे उसमें, ठीक है। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, आओ देख लेते हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब में निकलता है सूरज, पश्चिम में डूबता है, ये उत्तर है, ये दक्षिण, ठीक है। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चल गया, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ गया, 3 किलोमीटर चला, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, फिर से 7 किलोमीटर चल गया दाईं ओर मुड़ के। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अपने प्रारंभिक बिंदु से वो इस दिशा में है, जो इस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी हुई? पूरब की दिशा हो गई। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से पूरब की दिशा में, बेसिक सा सवाल है, ईस्ट की दिशा में है, बहुत बेसिक सा। 4 वर्ड दिए गए हैं, सेम कौन सा है? एक अलग सा वर्ड होगा, कौन सा वर्ड है आप देख लेते हैं। हैरास है, रेवेज है, एनॉय है, डिस्ट्रेस है, उत्पीड़न है, तोड़फोड़ है, दुख है और परेशानी है। तो देखो, उत्पीड़न, तोड़फोड़ और परेशान, ये एक समान का वर्ड है। किसी को परेशान करना, तोड़फोड़ करना और या उत्पीड़न करना, उसके बाद जो स्थिति होती है वो होती है दुख की। तो डिस्ट्रेस जो होता है बाद में आता है। एनॉय एक एक्शन का वर्ड है, ये सारे एक्शन है, हैरास, रेवेज, ये जो है एनॉय है, ये सारे एक्शन है। आप एक्शन करते हो, उस एक्शन का रिएक्शन क्या होता है? उस एक्शन का रिएक्शन है दुख, डिस्ट्रेस। तो रिएक्शन वाला अलग हो गया, एक्शन वाला अलग हो गया, ये 3 वर्ड एक्शन के हो गए और दुख जो है रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन अलग है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है
एक सीरीज दी हुई है, ठीक है। आप इसमें देखोगे 2.3 जो बढ़ के हो गया है 15.9, तो करीब करीब ये 7 गुना बढ़ा है, 7 दूनी 14, 7 से बढ़ा। फिर ये देखो 15 से 80 तक, 15.9 से 79.6 है, तो 15 छक्का 90, 6 से कुछ कम पे गया हुआ है। 16 पंचे 80, पर 15.9 कितना हुआ, करीब करीब 16 हो गया, तो 16 हो गया, और ये करीब 79.6 है, तो करीब करीब ये 8 गुना हो गया है। अब ये 80 मान लो अगर, और ये 420 है, तो ये कितना हो गया, ये 6 गुना हो गया, 16 पंचे 80, ठीक है। ये कितना हुआ, 423 है और 2574 है, तो करीब करीब कितना हो गया, ये भी 6 गुना हो गया, ठीक है। तो अगला क्या होगा, या तो 5 गुना होगा, या तो 6 गुना होगा, या तो 7 गुना होगा। तो आंसर जो है सबसे क्लोज वाला जो है, सबसे क्लोज जो है 25 को अगर 6 गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12, 7 गुना अगर कर देंगे, 25 सत्ते 150, 7 गुना अगर कर देंगे तो ये 18 के आसपास पहुंच जाएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 40 सवाल हैं टोटल, और ये पार्ट 1 है, 3 पार्ट में मैं पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा। ये थोड़ा लंबा हो गया, इसके बाद जो है 2 पार्ट हैं वो शॉर्ट में रहेंगे, छोटे रहेंगे, ठीक है। पेपर आसान था ओवरऑल, आई कैन कंक्लूड दैट, तो मेरे को ऐसा लग रहा है अभी तक का, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में हम लोग, कल मैं एक अगला पार्ट अपलोड करूंगा, उसके बाद एक अगला पार्ट करूंगा, और हो सकता है मैंने कहीं गलती किया हो सॉल्यूशन में, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके सही कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।